द साइलेंट क्राइसिस। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप कितनी बार अपनी जरूरतें अपने अंदर ही दबा लेते हैं? कितनी बार वो शब्द आपके गले में अटक जाते हैं जो आपको बोलने चाहिए? कितनी बार आप चुप रह जाते हैं जब आपको आवाज उठानी चाहिए? मैं आपके साथ एक सच्चाई साझा करना चाहता हूं जो शायद आपको असहज कर दे। आप जो नहीं पा रहे हैं वो इसलिए नहीं क्योंकि आप योग्य नहीं हैं। आप जो नहीं पा रहे हैं वो इसलिए नहीं क्योंकि दुनिया आपके खिलाफ है। आप जो नहीं पा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कभी सीखा ही नहीं कि मांगा कैसे जाता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सवाल रखना चाहता हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आखिर हम मांगने से इतना क्यों डरते हैं? आखिर एक सिंपल सा रिक्वेस्ट करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आखिर हम अपनी जरूरतों को छुपाने में इतने माहिर क्यों हो गए हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम इस डर को तोड़ सकते हैं? मैं हूं आपका होस्ट और ये है शैडो माइंड, जहां हम उन मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों को खोलते हैं जो आपके अवचेतन मन में छुपी है। अगले 70 से 90 मिनट में हम एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये यात्रा आपके डर की जड़ों तक जाएगी, आपकी चुप्पी के कारणों को समझेगी और आपको एक ऐसा मनोवैज्ञानिक टूल देगी जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मांगना तो सिर्फ कुछ शब्द बोलने की बात है, लेकिन नहीं। मांगना एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब आप मांगते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, आप अपने डर का सामना कर रहे होते हैं। आप अपनी भेद्यता को स्वीकार कर रहे होते हैं। आप दुनिया को बता रहे होते हैं कि हां, मुझे कुछ चाहिए और मैं इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखता हूं। लेकिन हमें सिखाया गया है कि मांगना कमजोरी है। हमें बताया गया है कि जरूरतमंद दिखना शर्म की बात है। हमारे परिवारों ने, हमारे स्कूलों ने, हमारे समाज ने हमें यह संदेश दिया है कि मजबूत लोग सब कुछ खुद संभालते हैं, कि अच्छे लोग दूसरों को परेशान नहीं करते, कि योग्य लोगों को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी झूठ ने हमारी जिंदगी को छोटा बना दिया है। इसी झूठ ने हमें उन रिश्तों से दूर रखा है जो हम बना सकते थे। इसी झूठ ने हमें उन मौकों से दूर रखा है जो हमारे थे। इसी झूठ ने हमें उस जिंदगी से दूर रखा है जो हम जी सकते थे। आज मैं आपको एक नया सच बताना चाहता हूं। मांगना कमजोरी नहीं है, मांगना आत्मसम्मान है। मांगना यह कहना है कि मैं अपनी जरूरतों को मान्यता देता हूं। मांगना यह कहना है कि मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता हूं। मांगना यह कहना है कि मैं संबंधों में ईमानदारी लाता हूं। इस वीडियो में हम 10 गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझेंगे। हम जानेंगे कि आपका डर कहां से आता है और उसे कैसे तोड़ा जाए। हम समझेंगे कि आप असल में क्या मांग रहे हैं और क्यों आपकी रिक्वेस्ट कभी कभी गलत निकलती है। हम देखेंगे कि गर्व, शर्म और अहंकार कैसे आपकी आवाज को दबा देते हैं। हम सीखेंगे कि शांत ऊर्जा के साथ कैसे मांगा जाए, ना कि घबराहट के साथ। हम मास्टर करेंगे सटीक मांगने की कला को। हम समझेंगे कि कैसे वैल्यू कम्युनिकेट करे, डिमांड नहीं। हम जानेंगे टाइमिंग का मनोविज्ञान। हम सीखेंगे परिणाम से खुद को कैसे अलग रखें। हम मास्टर करेंगे ना को गरिमा के साथ कैसे सुना जाए। और अंत में हम बनेंगे वो इंसान जिसे लोग स्वाभाविक रूप से हाँ कहते हैं। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण है। मैं आपको कोई जादू नहीं दिखाने वाला, मैं आपको विज्ञान दिखाने वाला हूं। वो विज्ञान जो आपके दिमाग के अंदर काम करता है जब आप मांगते हैं। वो न्यूरोलॉजी जो आपके डर को जन्म देती है। वो साइकोलॉजी जो आपकी चुप्पी बनाती है। और वो तकनीकें जो आपको शक्तिशाली बनाती है। तो अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शैडो माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहां आपके अवचेतन की परतें खोलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण,
अपने आप से एक वादा कीजिए कि आज के बाद आप अपनी आवाज को दबाएंगे नहीं, आप अपनी जरूरतों को छुपाएंगे नहीं, आप अपनी जिंदगी को छोटा बनाएंगे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए उस डर का सामना करते हैं जो आपको वर्षों से रोके हुए है। चलिए उस शक्ति को जगाते हैं जो आपके अंदर हमेशा से थी। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग योर फियर आर्किटेक्चर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आखिरी बार कब आपने कुछ मांगना चाहा लेकिन नहीं मांगा? आखिरी बार कब आपके मन में एक जरूरत थी, एक इच्छा थी, एक सपना था, लेकिन आपने उसे शब्दों में नहीं बदला? और उस पल में, उस ठहराव में, उस चुप्पी में आपने क्या महसूस किया था? मैं आपको बता सकता हूं आपने क्या महसूस किया था। डर, गहरा, कसता हुआ, घुटन भरा डर। और ये डर सिर्फ आप में नहीं है, ये हम सब में है, क्योंकि ये डर हमारे दिमाग की बुनियादी संरचना में बना हुआ है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि जब आप किसी से कुछ मांगने की सोचते हैं तो आपके दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। इस हिस्से का नाम है एमिगडाला। और एमिगडाला का काम है आपको खतरे से बचाना। ये वो अलार्म सिस्टम है जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को शेर और सांप से बचाता था। लेकिन आज कोई शेर नहीं है, आज कोई सांप नहीं है। फिर भी जब आप अपने बॉस से प्रमोशन मांगने जाते हैं, जब आप अपने पार्टनर से अपनी जरूरत बताने जाते हैं, जब आप किसी से मदद मांगने जाते हैं, तो वही एमिगडाला आपको ऐसे अलार्म देता है जैसे आपकी जान खतरे में हो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग सोशल रिजेक्शन को फिजिकल पेन की तरह प्रोसेस करता है। जब कोई आपको ना कहता है, जब कोई आपको नकारता है, जब कोई आपकी रिक्वेस्ट को अस्वीकार करता है, तो आपके दिमाग के वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं, जो तब एक्टिवेट होते हैं जब आपको फिजिकल चोट लगती है। इसलिए रिजेक्शन इतना दर्दनाक लगता है। ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल रियलिटी है। और यहीं से आपकी कहानी शुरू हुई थी, आपकी बचपन की कहानी। क्योंकि आपका डर एक दिन में नहीं बना, ये धीरे धीरे, साल दर साल, अनुभव दर अनुभव बना। आपको याद है वो पल जब आपने पहली बार स्कूल में हाथ उठाया था और गलत जवाब दे दिया था? पूरी क्लास हंसी थी, टीचर ने आपको डांटा था, और उस दिन आपके दिमाग ने एक लेसन सीखा, एक खतरनाक लेसन। बोलना खतरनाक है, गलत होना शर्मनाक है, चुप रहना सुरक्षित है। आपको याद है वो पल जब आपने घर में अपनी कोई जरूरत बताई थी और आपके माता पिता ने कहा था, तुम बहुत डिमांडिंग हो रहे हो, या कहा था, हमारे पास पैसे नहीं है, या कहा था, तुम बड़े हो गए हो, ये सब खुद संभालो। और उस दिन आपने सीखा कि जरूरतें बोझ हैं, कि मांगना स्वार्थी होना है, कि अच्छे बच्चे चुपचाप सब कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। आपको याद है वो पल जब आपने किसी दोस्त से मदद मांगी थी और वो मना कर गया था? उस दिन आपने सोचा था कि शायद आप उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद आप उतने वैल्यूएबल नहीं है, शायद आप उतने प्यार के काबिल नहीं है। और ऐसे ही एक एक अनुभव, एक एक घटना आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम बनता गया। एक ऐसा सिस्टम जो कहता है कि मांगना खतरनाक है, जो कहता है कि जरूरतें कमजोरी है, जो कहता है कि चुप रहना ही बेहतर है। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है, आपका डर 3 लेयर्स में काम करता है। और अगर आप सिर्फ सरफेस लेयर को देखते हैं तो आप असली डर को कभी नहीं समझ पाएंगे। पहली लेयर है सरफेस फियर। ये वो डर है जो आप कॉन्शियसली महसूस करते हैं, जैसे वो शायद ना कह देंगे। ये सबसे ऊपरी डर है। ये वो डर है जो आप दूसरों को भी बता सकते हैं। दूसरी लेयर है मिडिल फियर। ये वो डर है जो थोड़ा गहरा है, जैसे मैं इनकम्पिटेंट दिखूंगा, मैं कमजोर दिखूंगा, लोग मुझे जज करेंगे,
लोग सोचेंगे कि मैं अपना काम खुद नहीं कर सकता। ये डर आपकी इमेज से जुड़ा है, आपकी सोशल आइडेंटिटी से जुड़ा है। और तीसरी लेयर है कोर फियर। ये सबसे गहरा डर है। ये वो डर है जो आपके अवचेतन में छुपा है। और ये डर कहता है, मैं फंडामेंटली अनवर्दी हूं, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं प्यार के काबिल नहीं हूं, मेरी जरूरतें से मैटर नहीं करती, मैं मैटर नहीं करता। और यही कोर फियर आपकी सारी चुप्पी की असली वजह है। बाकी सब तो बस बहाने हैं। असली डर यह है कि कहीं दुनिया आपको बता ना दे कि आप वाकई अनवर्दी हैं। अब मैं आपको एक और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बताता हूं। इसे कहते हैं एमिगडाला हाईजैक। जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, जब आपको लगता है कि खतरा है, तो आपका एमिगडाला इतना पावरफुल सिग्नल भेजता है कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी आपके दिमाग का लॉजिकल हिस्सा, पूरी तरह बंद हो जाता है। इसलिए जब आप मांगने जाते हैं तो आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, आपके शब्द गायब हो जाते हैं, आपकी आवाज कांपने लगती है, आपकी बॉडी टेंस हो जाती है। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी न्यूरोबायोलॉजी है। लेकिन यहां अच्छी खबर है, आप इसे बदल सकते हैं। आप अपने एमिगडाला को रिट्रेन कर सकते हैं। आप अपने डर को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। कैसे? प्रैक्टिस से, एक्सपोजर से, धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाने से। और इसके लिए आपको करना क्या है? आपको शुरुआत करनी है छोटे से, बहुत छोटे से। आज, अभी, इसी वक्त एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने का सोचिए। किसी से एक क्लेरिफिकेशन मांगिए, किसी से थोड़ा टाइम मांगिए, किसी से छोटी सी हेल्प मांगिए। गोल रिजल्ट नहीं है, गोल है एक्ट ऑफ आस्किंग। क्योंकि हर बार जब आप मांगते हैं, हर बार जब आप अपने डर के बावजूद बोलते हैं, आपका दिमाग सीखता है, आपका नर्वस सिस्टम सीखता है कि ये सर्वाइवेबल है, ये खतरनाक नहीं है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। और धीरे धीरे, धीरे धीरे आपका इमोशनल टॉलरेंस बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका डर छोटा होता जाता है। लेकिन एक और चीज वो है जो आपको समझनी होगी। जब आप मांगने जा रहे हो तो अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, अपनी फिजिकल रिएक्शंस को नोटिस कीजिए। क्या आपकी छाती टाइट हो रही है? क्या आपकी सांस छोटी हो रही है? क्या आपका माइंड रेस कर रहा है? क्या आपकी बॉडी टेंस हो रही है जैसे कोई खतरा हो? ये रिएक्शंस आपके पुराने पैटर्न्स हैं, ये प्रेजेंट थ्रेट्स नहीं है। जब आप इन्हें ऑब्जर्व करते हैं बजाय इन्हें ओबे करने के, तो आप अपने डर से कंट्रोल वापस ले लेते हैं। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रुथ है, करेज मतलब डर का ना होना नहीं है। करेज मतलब है डर के होते हुए भी एक्शन लेना। करेज मतलब है अपने डर को रिकॉग्नाइज करना और फिर भी आगे बढ़ना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन आएगा जब मांगना पूरी तरह कंफर्टेबल हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, वो दिन नहीं आएगा और उसे आने की जरूरत भी नहीं है। कंफर्ट गोल नहीं है, ग्रोथ गोल है। लोग साल गुजार देते हैं इंतजार करते हुए कि कब वो मोमेंट आएगा जब डर नहीं लगेगा, लेकिन वो मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो एग्जिस्ट करता है वो है चॉइस। डर के बावजूद एक्ट करने की चॉइस, अपने फ्यूचर को अपने डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानने की चॉइस, अपनी आवाज को अपनी साइलेंस से ज्यादा वैल्यू देने की चॉइस। आप एक ऐसी लाइफ के डिजर्विंग है जहां आपकी नीड्स की आवाज हो। आप ऐसे रिलेशनशिप्स के डिजर्विंग है जहां आपकी फीलिंग्स मैटर करें। आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज के डिजर्विंग है जो खुलें क्योंकि आप उनकी तरफ कदम बढ़ाते हैं। और ये चैप्टर आपका पहला कदम है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और इमेजिन कर लें एक ऐसी लाइफ जहां मांगना नेचुरल हो, टेरिफाइंग नहीं। इमेजिन कर लें रिलेशनशिप्स जहां अपनी नीड्स एक्सप्रेस करना रिस्पेक्ट अर्न करता है, जजमेंट नहीं। इमेजिन कर लें कि आप कन्वर्सेशन में वॉक इन करें क्वाइट कॉन्फिडेंस के साथ, साइलेंट हेजिटेशन के साथ नहीं। इमेजिन कर लें
कि दरवाजे खुलें सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने नॉक किया। ये फैंटेसी नहीं है, ये वो है जो होता है जब आप उस डर का सामना करते हैं जो आपको इतने लंबे समय से कंट्रोल कर रहा है। आपको फियरलेस होने की जरूरत नहीं है, आपको बस ऑनेस्ट होने की जरूरत है। ऑनेस्ट अबाउट व्हाट यू वांट, ऑनेस्ट अबाउट व्हाट यू फील, ऑनेस्ट अबाउट द सिंपल ट्रुथ कि मांगना कमजोरी नहीं है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट इन मोशन है। और जब डर उठे, क्योंकि वो उठेगा ही, तो अपने आप को रिमाइंड करना, डर स्टॉप साइन नहीं है, डर एक डोरवे है, उसमें से वॉक थ्रू करो। डर फेड हो जाता है जब आप इसका सामना करते हैं। चैप्टर 2, द क्लैरिटी पैराडॉक्स। अब मैं आपसे एक और गहरा सवाल पूछता हूं, क्या आप वाकई जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं? मैं जानता हूं आपका पहला रिएक्शन होगा, हाँ बिल्कुल जानता हूं। लेकिन रुकिए, गहराई से सोचिए, क्या आप सच में जानते हैं? ज्यादातर लोग नहीं जानते, और ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं तो आप क्लियरली मांग कैसे सकते हैं? और अगर आप क्लियरली नहीं मांग सकते तो आपको वो कैसे मिलेगा जो आप चाहते हैं? मैं आपको एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ बताता हूं जो आपको शॉक कर देगी। जो आप सरफेस पर चाहते हैं वो रेयरली वही है जो आपको अंडरनीथ चाहिए, और यही कंफ्यूजन आपकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। देखिए, जब आप कहते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, तो असल में आपको पैसे नहीं चाहिए। आपको चाहिए स्टेबिलिटी, आपको चाहिए फ्रीडम, आपको चाहिए कंट्रोल का सेंस। जब आप कहते हैं मुझे अटेंशन चाहिए, तो असल में आपको अटेंशन नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि आपको देखा जाए, आपको चाहिए कि आप वैल्यूड फील करें, आपको चाहिए इमोशनल सेफ्टी। जब आप कहते हैं मुझे फेवर चाहिए, तो असल में आपको फेवर नहीं चाहिए, आपको चाहिए सपोर्ट, आपको चाहिए पार्टनरशिप, आपको चाहिए रीएश्योरेंस। और जब आप इस डीपर नीड को नहीं समझते तो आप रॉन्ग रिक्वेस्ट कर बैठते हैं, और रॉन्ग रिक्वेस्ट लीड करती है रॉन्ग आउटकम की तरफ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। कोई कहता है मुझे ज्यादा टाइम चाहिए, लेकिन असल में उसे चाहिए लेस स्ट्रेस। कोई कहता है मुझे न्यू जॉब चाहिए, लेकिन असल में उसे चाहिए रेस्पेक्ट। कोई कहता है मुझे लव चाहिए, लेकिन असल में उसे चाहिए इमोशनल सेफ्टी। ये अगर आप अपनी खुद की डिजायर्स को मिसअंडरस्टैंड करते हैं तो आप उन्हें रॉन्ग डायरेक्शन में कम्युनिकेट करेंगे। और यही वजह है कि इनर क्लैरिटी पावरफुल आस्किंग की फाउंडेशन है। आप आर्टिकुलेट नहीं कर सकते जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दूसरों से बोलने से पहले आपको अपने आप से ऑनेस्टली बोलने की विलिंगनेस होनी चाहिए। और क्लैरिटी अनकंफर्टेबल फील होती है शुरुआत में, क्योंकि ये आपसे मांगती है कि आप उन एक्सक्यूजेस को, उन स्टोरीज को, उन इल्यूजन्स को रिमूव करें जो आपकी रियल मोटिवेशंस को छुपाते हैं। आपको देखना होगा वांट के नीचे की नीड को, और इसके लिए चाहिए ऑनेस्टी, जिससे बहुत लोग बचते हैं। लेकिन क्लैरिटी लिबरेशन है, क्लैरिटी डायरेक्शन देती है। क्लैरिटी आस्किंग को सिंपल, डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट बनाती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूं। इमेजिन कीजिए आप एक स्टोर में वॉक इन करते हैं। अगर आप कहते हैं मुझे कुछ नाइस चाहिए, तो सेल्स पर्सन आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद कुछ इंटरेस्टिंग, तो कंफ्यूजन कंटिन्यू होता है। लेकिन जिस मोमेंट आप कहते हैं मुझे ये स्पेसिफिक थिंग चाहिए इस स्पेसिफिक रीजन के लिए, तो सब कुछ इजी हो जाता है। लाइफ भी सेम वे है। लोग माइंड रीडर्स नहीं है, वो नहीं जानते कि आपको क्या देना है। अगर आप नहीं जानते कि आपको क्या मांगना है, वेग आस्किंग क्रिएट करती है वेग आउटकम्स, प्रिसाइज आस्किंग क्रिएट करती है प्रिसाइज रिजल्ट्स। और यहां गुड न्यूज है, क्लैरिटी ट्रेन की जा सकती है। ये गिफ्ट नहीं है, ये स्किल है। तो अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस बताता हूं जो आपकी क्लैरिटी को बिल्ड करेंगी। पहली प्रैक्टिस, डिजायर को नेम करो, फिर नीड को नेम करो। किसी चीज के बारे में सोचो जो आप मांगना चाहते हैं, फिर एक लेवल डीपर जाओ। कौन सी इमोशन बैठी है
उस वांटिंग के नीचे क्या आप मांग रहे हैं कन्वीनियंस, या आप मांग रहे हैं सपोर्ट? क्या आप मांग रहे हैं अप्रूवल, या आप मांग रहे हैं पार्टनरशिप? क्या आप मांग रहे हैं कंट्रोल, या आप मांग रहे हैं रिलीफ? जब आप डीपर लेयर को जानते हैं तो आप रियल रिक्वेस्ट को जानते हैं। दूसरी प्रैक्टिस, स्टोरी को रिमूव करो और ट्रुथ के साथ स्टे करो। बहुत लोग अपनी डिजायर्स के साथ लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस अटैच करते हैं। वो जस्टिफाई करते हैं, वो अपोलोजाइज करते हैं, वो ट्रुथ को एक्स्ट्रा वर्ड्स की लेयर्स के नीचे छुपाते हैं। लेकिन ट्रुथफुल आस्किंग रिक्वायर करती है सिंप्लिसिटी, नॉट स्टोरी टेलिंग। अपने आप से पूछो, व्हाट इज द ट्रुथ बीनीथ दिस रिक्वेस्ट? फिर उस ट्रुथ को बोलो डायरेक्टली, काल्मली, कॉन्फिडेंटली। नो एक्सक्यूजेस, नो ओवर एक्सप्लेनिंग, नो परफॉर्मेंस, जस्ट क्लैरिटी। तीसरी प्रैक्टिस, अपनी रिक्वेस्ट को एक सेंटेंस में बनाओ, मोनोलॉग में नहीं। कंफ्यूजन छुपता है लॉन्ग सेंटेंसेस में, क्लैरिटी रहती है शॉर्ट वंस में। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज को एक सेंटेंस में मांगने में, तो आप क्लियर एनफ नहीं है। अगर आपको पैराग्राफ्स चाहिए अपनी डिजायर एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप अभी उसे अंडरस्टैंड नहीं करते। एक सेंटेंस फोर्स करता है फोकस को, एक सेंटेंस फोर्स करता है प्रिसीजन को, एक सेंटेंस रिवील करता है ट्रुथ को। जब आपकी रिक्वेस्ट आपको क्लियर हो जाती है तो वो वर्ल्ड को क्लियर हो जाती है। चौथी प्रैक्टिस, सेपरेट करो व्हाट यू वांट से व्हाट यू थिंक यू आर अलाउड टू वांट। यहीं पर बहुत लोग स्टक हो जाते हैं। वो अपनी डिजायर्स को एडजस्ट कर लेते हैं रीजनेबल होने के लिए। वो एम लोअर करते हैं डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए। वो अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि टू मच वांट करना एम्बैरेसिंग है। लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और सप्रेस डिजायर्स में डिफरेंस है, और बहुत लोग दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। आपकी डिजायर को परमिशन की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत है एक्सप्रेशन की। जब आप डाउन प्ले करते हैं जो आप चाहते हैं, तो आप हम्बल नहीं हो रहे, आप डिसऑनेस्ट हो रहे हैं अपने आप के साथ। क्लैरिटी मतलब है ट्रुथ बोलना अबाउट व्हाट यू वांट, भले ही वो आपको स्केयर करे, भले ही वो बिग फील हो, भले ही आपको डर हो कि कोई आपको जज करेगा उसके लिए। अगर आप अपनी डिजायर को अपने आप को एडमिट नहीं कर सकते, तो आप उसे कभी किसी और से मांग नहीं पाएंगे। पांचवी प्रैक्टिस, अपनी क्लैरिटी को टेस्ट करो आउटकम इमेजिन करके। अपने आप से पूछो, अगर मुझे एग्जैक्टली वो मिल जाए जो मैं मांग रहा हूं, तो क्या ये मुझे वो देगा जो मुझे एक्चुअली चाहिए? अगर आंसर है नो, तो आप रॉन्ग थिंग के लिए मांग रहे हैं। अगर आंसर है पार्टली, तो रिक्वेस्ट को रिफाइनमेंट चाहिए। अगर आंसर है यस, तो पाथ क्लियर हो जाता है। ये सिंपल टेस्ट प्रिवेंट करता है मिसकम्युनिकेशन को, डिसअपॉइंटमेंट को और कंफ्यूजन को दोनों साइड से। जितना क्लियर आप अपने आप के साथ होंगे, उतना इजियर आस्किंग बन जाएगी। जितना इजियर आस्किंग बनेगी, उतना इजियर रिसीविंग बन जाएगी। जब आप जानते हैं कि आप ट्रूली क्या चाहते हैं, तो डर श्रिंक होने लगता है, क्योंकि क्लैरिटी कॉन्फिडेंस देती है। क्लैरिटी रिमूव करती है हेजिटेशन को। क्लैरिटी एलिमिनेट करती है उस शेकी एनर्जी को जो आस्किंग को रिस्की फील कराती है। आप टॉलर खड़े होते हैं, आपकी वॉइस स्टेबलाइज होती है, आपकी प्रेजेंस स्ट्रेंथन होती है, और लोग उस शिफ्ट को फील करते हैं। वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं जब आपकी रिक्वेस्ट कैरी करती है पर्पज, अनसर्टेनिटी नहीं। वो ट्रस्ट करते हैं आपके इंटेंशन को, वो अंडरस्टैंड करते हैं आपकी डायरेक्शन को, वो दे सकते हैं आपको जो आपको एक्चुअली चाहिए। सब कुछ चेंज हो जाता है जब आपकी डिजायर अनमिस्टेकेबल हो जाती है। तो अपने आप से पूछो, व्हाट एम आई रियली आस्किंग फॉर? व्हाट नीड सिट्स बीनीथ माई रिक्वेस्ट? एंड डज माई रिक्वेस्ट मैच माई रियल डिजायर? ये सवाल इस चैप्टर का हार्ट है। पावरफुल आस्किंग बिगिन होती है पावरफुल अंडरस्टैंडिंग के साथ। आप राइट थिंग के लिए नहीं मांग सकते अगर आप कंफ्यूज्ड हैं अपने अंदर की ट्रुथ के बारे में। क्लैरिटी लाउड नहीं है, क्लैरिटी ड्रामेटिक नहीं है, क्लैरिटी इमोशनल कैओस नहीं है, क्लैरिटी क्वाइट है, क्लैरिटी स्टेडी है, क्लैरिटी प्रिसाइज है। और जब आप उस प्लेस से बोलते हैं, तो लोग डिफरेंटली सुनते हैं।
वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं, वो डिफरेंटली ट्रस्ट करते हैं आपको, क्योंकि आप फाइनली ट्रस्ट करते हैं अपने आप को। आप ज्यादा रिसीव करते हैं जब आप राइट थिंग के लिए मांगते हैं। चैप्टर 3, द प्राइड शेम ईगो ट्रायंगल। अब हम पहुंच गए हैं सबसे पावरफुल और सबसे पेनफुल चैप्टर पर, क्योंकि यहां हम बात करेंगे उन 3 इमोशनल फोर्सेस की जो आपको आस्किंग से सबसे ज्यादा रोकती है। और ये फोर्सेस है प्राइड, शेम और ईगो। ये तीनों चुपचाप आपके अंदर बैठे हैं। ये कोई आवाज नहीं करते, लेकिन ये आपकी हर चॉइस को शेप करते हैं। प्राइड आपसे कहता है कि आपको सब कुछ अकेले हैंडल करना चाहिए। शेम आपसे कहता है कि आपकी नीड्स आपको वीक बनाती है। ईगो आपसे कहता है कि आस्किंग आपके नीचे की चीज है। और मिलकर ये तीनों एक दीवार बना देते हैं जो आपको सेपरेट कर देती है उस सपोर्ट से, उस कनेक्शन से, उस ग्रोथ से जिसके आप डिजर्विंग है। ज्यादातर लोग आस्किंग से नहीं बचते क्योंकि टास्क डिफिकल्ट है, वो बचते हैं क्योंकि ये इनर फोर्सेस उनके परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देती है कि आस्किंग का एक्चुअली क्या मतलब है। प्राइड कहता है अगर मैं मांगूंगा तो मैं स्टेटस लूज करूंगा। शेम कहता है अगर मैं मांगूंगा तो मैं टू मच रिवील कर दूंगा। ईगो कहता है अगर मैं मांगूंगा तो मैं दूसरों को अपने ऊपर पावर दे दूंगा। लेकिन इनमें से कोई भी मैसेज ट्रू नहीं है। ये इमोशनल इल्यूजन्स हैं जो क्रिएट हुए हैं ओल्ड वाउंड से, ओल्ड एक्सपीरियंसेस से और ओल्ड बिलीफ से जिन्हें आपने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। प्राइड प्रोटेक्ट करता है आपकी इमेज को, आपकी वेल बीइंग को नहीं। शेम प्रोटेक्ट करता है आपकी सीक्रेट्स को, आपके फ्यूचर को नहीं। ईगो प्रोटेक्ट करता है आपकी आइडेंटिटी को, आपकी ग्रोथ को नहीं। ये फोर्सेस आपको स्मॉल रखती है, ये आपको साइलेंट रखती है, ये आपको रोकती है डीपर कनेक्शन बनाने से उन लोगों के साथ जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपको कन्विंस करती है कि सेल्फ रिलायंस स्ट्रेंथ है, भले ही वो बन जाए सेल्फ सैबोटेज। हर इंसान की लाइफ में एक मोमेंट आता है जब प्राइड टू हैवी हो जाता है कैरी करने के लिए, जब शेम टू लाउड हो जाता है इग्नोर करने के लिए, जब ईगो टू फ्रेजाइल हो जाता है मेंटेन करने के लिए। और वो मोमेंट आमतौर पर तब आता है जब लाइफ फाइनली आपको फोर्स करती है ट्रूथ का सामना करने के लिए। आप ग्रो नहीं कर सकते बिना अपने आप को सीन होने दिए। आस्किंग वीकनेस का साइन नहीं है, आस्किंग सेल्फ रेस्पेक्ट का साइन है। इमेजिन कीजिए किसी को जो डीप वाटर में डूब रहा है लेकिन हेल्प के लिए कॉल करने से रिफ्यूज कर रहा है। वो स्टे अफ्लोट रहने की कोशिश कर रहा है जबकि इंसिस्ट कर रहा है आई एम फाइन। उसका प्राइड उसे बता रहा है कि स्ट्रगल एडमिट करना फेलियर है। उसका ईगो उसे बता रहा है कि रेस्क्यू की नीड ह्यूमिलेटिंग है। उसका शेम उसे बता रहा है कि हेल्प के लिए आस्क करना उसकी लिमिट्स एक्सपोज कर देगा। और इसलिए वो सिंक होता है स्लोली, क्वाइटली, अननेसेसरीली। अब इमेजिन कीजिए उसी पर्सन को जो अपना हेड लिफ्ट करता है, अपना हैंड रेज करता है और कॉल आउट करता है। वो मोमेंट ऑफ ऑनेस्टी बन जाता है रीजन कि वो सरवाइव कर जाता है, नॉट बिकॉज समवन सेव्ड हिम बट बिकॉज उसने अपने आप को सेव्ड होने अलाउ किया। ये है इमोशनल ट्रुथ हर मीनिंगफुल आस्क के पीछे। आप सपोर्टेड नहीं हो सकते अगर आप प्रिटेंड करते हैं कि आपको सपोर्ट की नीड नहीं है। तो अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस बताता हूं। पहली प्रैक्टिस, आइडेंटिफाई करो कौन सी वॉइस ऑलवेज आपको होल्ड बैक कर रही है। एक क्वाइट मोमेंट लो और अपने आप से पूछो, जब मैं हेजिटेट करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट मांगने में तो कौन सी इमोशन फर्स्ट राइज होती है? क्या ये प्राइड की स्टिफनेस है? क्या ये शेम की टाइटनेस है? क्या ये ईगो की डिफेंसिवनेस है? हर एक डिफरेंटली फील होता है। प्राइड रिजिड फील होता है, वो आपको बताता है कि आपको सब कुछ अलोन करना चाहिए क्योंकि इंडिपेंडेंस आपकी आइडेंटिटी का पार्ट है। शेम हैवी फील होता है, वो आपको बताता है कि आपकी नीड्स टू मच है, टू कॉम्प्लिकेटेड है या टू एम्बैरेसिंग है। ईगो शार्प फील होता है,
वो आपको बताता है कि अगर आप मांगेंगे तो लोगों के पास आपके ऊपर पावर होगा। वॉइस को आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप है उसे डिसआर्म करने का। दूसरी प्रैक्टिस, आस्किंग की मीनिंग को रीराइट करो। ज्यादातर लोग ग्रो अप हुए हैं आस्किंग को वीकनेस के साथ एसोसिएट करते हुए, लेकिन वो बिलीफ कोलैप्स हो जाता है जब आप एक्ट इट सेल्फ को रीडिफाइन करते हैं। आस्किंग नहीं है आई कांट डू दिस, आस्किंग है आई केयर एनफ अबाउट दिस टू डू इट द राइट वे। आस्किंग नहीं है आई एम इनकेपेबल, आस्किंग है आई एम इंटेंशनल। आप मीनिंग रीराइट करते हैं अपनी इंटरनल नैरेटिव शिफ्ट करके। इंस्टेड ऑन ऑफ सेइंग अगर मैं मांगूंगा तो वो मुझे लेस थिंक करेंगे, अपने आप से कहो अगर मैं क्लियरली मांगूंगा तो वो मुझे बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। इंस्टेड ऑफ सेइंग अगर मैं मांगूंगा तो मैं नीडी लुकूंगा, अपने आप को रिमाइंड करो। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स क्रिएट करता है। इंस्टेड ऑन ऑफ सेइंग मुझे ये अलोन फिगर आउट करना चाहिए, कंसिडर करो कोलैबोरेशन बेटर आउटकम्स की तरफ लीड करता है। ये शिफ्ट इंस्टेंटली नहीं होता, ये होता है रिपीटेड ट्रूथ टेलिंग से। तीसरी प्रैक्टिस, अपनी गार्ड लोअर करो बिना अपनी स्ट्रेंथ लूज किए। आस्किंग के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि वल्नरेबिलिटी इक्वल्स वीकनेस। रियलिटी में वल्नरेबिलिटी ऑनेस्टी का फॉर्म है और ऑनेस्टी इमोशनल स्ट्रेंथ की फाउंडेशन है। अपनी गार्ड लोअर करने का मतलब अपने स्टैंडर्ड्स लोअर करना नहीं है। इसका मतलब अपने आप को डिसरेस्पेक्ट होने अलाउ करना नहीं है। इसका सिंपली मतलब है अपने आप को ह्यूमन होने अलाउ करना, अपने आप को एक नीड एक्सप्रेस करने अलाउ करना बिना उसके लिए अपोलोजाइज किए, अपने आप को रियल होने अलाउ करना, पॉलिश नहीं। आप स्ट्रॉन्गेस्ट तब होते हैं जब आपको स्ट्रेंथ प्रूव करने की नीड नहीं रहती। चौथी प्रैक्टिस, नीड को बोलो बिना मास्क के। ज्यादातर लोग सर्कल्स में बोलते हैं जो वो चाहते हैं उसके अराउंड। वो डिस्क्लेमर्स ऐड करते हैं, वो अपनी वॉइस सॉफ्टन करते हैं, वो रिक्वेस्ट को अननेसेसरी पोलाइटनेस में रैप करते हैं। ये मास्क है, ये अटेम्प्ट है ईगो को प्रोटेक्ट करने का पॉसिबल रिजेक्शन से। लेकिन मास्क्स कम्युनिकेशन को हार्डर बनाते हैं, इजियर नहीं। मास्क्स लोगों को कंफ्यूज करते हैं, मास्क्स ट्रुथ को हाइड करते हैं। बिना मास्क के बोलना साउंड करता है ऐसे, दिस इज व्हाट आई नीड, दिस इज व्हाई इट मैटर्स, दिस इज हाउ यू कैन हेल्प। आप डिमांडिंग नहीं हो रहे, आप बेगिंग नहीं कर रहे, आप एक्सप्रेसिंग कर रहे हो। पांचवी प्रैक्टिस, अपनी ह्यूमैनिटी को लीड करने दो। आप कभी आउटग्रो नहीं करेंगे अपनी नीड फॉर कनेक्शन को, आप कभी आउटग्रो नहीं करेंगे अपनी नीड फॉर क्लैरिटी को, आप कभी आउटग्रो नहीं करेंगे अपनी नीड टू फील सपोर्टेड को। ये फ्लॉज नहीं है, ये नेचुरल ट्रुथ्स हैं बीइंग ह्यूमन के। अपनी ह्यूमैनिटी को लीड करने दो जब आप मांगो, अपनी प्राइड को नहीं, अपनी शेम को नहीं, अपनी ईगो को नहीं। लोग ऑनेस्टी को रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि ये रेयर है। लोग क्लैरिटी को रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ये ट्रस्टवर्थी है। लोग ऑथेंटिसिटी को ओपन अप करते हैं क्योंकि ये जेन्युइन कनेक्शन इनवाइट करती है। जब आप अपनी ह्यूमैनिटी शो करते हैं तो आप दूसरों को इनवाइट करते हैं अपनी ह्यूमैनिटी शो करने के लिए। और अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जो करेज रिक्वायर करते हैं। अपने आप से कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ पूछो, कौन सी इमोशन मुझे रोकती है एक्सप्रेस करने से जो मैं चाहता हूं। मैंने कहां सीखा कि आस्किंग एम्बैरेसिंग है। मेरा कौन सा पार्ट डर रहा है टू क्लियरली सीन होने से। ये क्वेश्चंस रिवील करते हैं शैडोज आपकी हेजिटेशन के पीछे। ये अवॉइडेंस को अवेयरनेस में टर्न कर देते हैं। अवेयरनेस स्ट्रेंथ बन जाती है और स्ट्रेंथ आस्किंग को नेचुरल बना देती है। आप अब अपनी इमेज के पीछे नहीं छुपते, आप अब एक फ्रेजाइल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट नहीं करते, आप अब साइलेंस नहीं चुनते वल्नरेबिलिटी अवॉइड करने के लिए। आप ट्रूथ चुनते हैं, आप क्लैरिटी चुनते हैं, आप ग्रोथ चुनते हैं। क्योंकि आखिर में प्राइड आपका फ्यूचर नहीं बिल्ड करेगा, शेम आपका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड करेगा, ईगो आपकी रिलेशनशिप्स नहीं बिल्ड करेगा, लेकिन आस्किंग बिल्ड करेगी। आप लेस नहीं होते जब आप मांगते हैं, आप मोर बन जाते हैं।
आप मोर ऑनेस्ट बन जाते हैं, मोर कनेक्टेड, मोर पावरफुल। और ये चैप्टर बन जाता है टर्निंग पॉइंट। आस्किंग सेल्फ रिस्पेक्ट इन मोशन है। चैप्टर 4, एनर्जेटिक साइकोलॉजी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। साल 1957 में एक युवा सेल्समैन ने डेल कार्नेगी की किताब पढ़ी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उस किताब में एक लाइन थी जो उसे हमेशा याद रही। जब आप मछली पकड़ने जाते हैं तो आप अपनी पसंद का खाना नहीं डालते, आप मछली की पसंद का खाना डालते हैं। लेकिन उस सेल्समैन ने एक और गहरी चीज समझी, सिर्फ राइट बैट ही काफी नहीं है, आपकी एनर्जी भी मैटर करती है। वो सेल्समैन आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक है। और उसने एक बार कहा था, लोग आपके शब्दों को नहीं खरीदते, लोग आपकी एनर्जी को खरीदते हैं। और यही सच है आस्किंग का भी। लोग आपके वर्ड्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो आपकी एनर्जी को रिस्पॉन्ड करते हैं। आप सारे राइट वर्ड्स बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें टेंशन के साथ, डर के साथ, इमोशनल प्रेशर के साथ बोलते हैं तो मैसेज चेंज हो जाता है, आपका टोन चेंज हो जाता है, आपकी प्रेजेंस चेंज हो जाती है और सामने वाला महसूस करता है कि कुछ ऑफ है, भले ही वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्यों। डैनियल गोलमैन ने अपनी फेमस बुक इमोशनल इंटेलिजेंस में लिखा है, इमोशंस कंटेजियस है। जैसे वायरस फैलता है, वैसे ही आपकी इमोशनल स्टेट दूसरों में ट्रांसफर हो जाती है। और ये न्यूरोसाइंस से प्रूव्ड है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली दूसरों की इमोशनल स्टेट को कॉपी करते हैं। इसलिए जब आप घबराहट से मांगते हैं तो सामने वाला भी घबरा जाता है। जब आप डेस्परेशन से मांगते हैं तो सामने वाला दबाव महसूस करता है। जब आप अंडर प्रेशर मांगते हैं तो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन जब आप कालमनेस से मांगते हैं तो सामने वाला भी कालम हो जाता है। डेस्परेशन लाउड है, भले ही वर्ड्स क्वाइट हों। कालमनेस पावरफुल है, भले ही वर्ड्स सॉफ्ट हों। मैं आपको स्टीव जॉब्स की एक स्टोरी बताता हूं। जब वो पहली बार जॉन स्कली को एप्पल ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने गए तो वो डेस्परेट थे। वो बहुत ज्यादा चाहते थे कि स्कली हां कहे, और स्कली ने पहले 2 बार ना कह दिया। क्यों? क्योंकि जॉब्स की एनर्जी नीडी थी, वो पुश कर रहे थे। फिर जॉब्स ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। तीसरी बार जब वो मिले तो जॉब्स ने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, शांत आवाज में, कालम एनर्जी के साथ। उन्होंने पूछा, क्या आप अपनी बाकी जिंदगी शुगर वाटर बेचना चाहते हैं या आप दुनिया बदलने का मौका चाहते हैं? वो मोमेंट हिस्ट्री बन गया। और स्कली ने बाद में कहा, वो मोमेंट में जो मुझे स्ट्राइक किया वो उनके वर्ड्स नहीं थे, वो उनकी कालमनेस थी, उनकी क्लैरिटी थी, उनकी कन्विक्शन थी, बिना डेस्परेशन के। अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है जब आप डेस्परेट एनर्जी से मांगते हैं। हर बार जब आप किसी से कुछ मांगते हैं तो उस मोमेंट का इमोशनल टेम्परेचर शिफ्ट हो जाता है। अगर आपकी एनर्जी स्पाइक करती है नीड के साथ, तो सामने वाला पर्सन फील करता है कि वो रेस्पॉन्सिबल है आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। वो ट्रैप्ड फील करता है, वो अनऑब्लिगेटेड फील करता है। उसे लगता है कि हाँ, कहने का मतलब होगा आपकी इमोशंस का वेट कैरी करना। और यही वजह है कि डेस्परेट आस्किंग लोगों को पुश करती है अवे, नॉट बिकॉज रिक्वेस्ट रॉन्ग है बट बिकॉज एनर्जी हैवी है। विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने नाजी कंसंट्रेशन कैंप में 3 साल बिताए और फिर मैन्स सर्च फॉर मीनिंग लिखी, उन्होंने एक बहुत पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। इन दैट स्पेस इज आवर पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स। इन आवर रिस्पॉन्स लाइज आवर ग्रोथ एंड आवर फ्रीडम। ये स्पेस, ये पॉज, यही आपकी पावर है। जब आप मांगने जा रहे हो तो पॉज करो, ब्रीद लो, अपनी एनर्जी को सेटल होने दो, क्योंकि वो ब्रीद, वो पॉज, वो डिसाइड करता है कि आपकी रिक्वेस्ट डेस्परेशन की तरह साउंड करेगी
या क्लैरिटी की तरह। अब मैं आपको 2 वर्जन दिखाता हूं सेम मोमेंट के। पहले वर्जन में कोई रश इन करता है, बहुत फास्ट बोलता है, शोल्डर्स टेंस है, आंखें डार्टिंग कर रही है, उनकी वॉइस वेवर करती है और रिक्वेस्ट पोर आउट होती है लाइक अ प्ली। लिसनर इमीडिएटली अनईजी फील करता है, नॉट बिकॉज रिक्वेस्ट अनरीजनेबल है, बट बिकॉज एनर्जी कैरीज अर्जेंसी एंड फियर। अब पिक्चर द सेकेंड वर्जन, सेम रिक्वेस्ट लेकिन स्लोली स्पोकन, स्टेडी ब्रीड, क्लियर टोन, रिलैक्स्ड शोल्डर्स, ग्राउंडेड प्रेजेंस। लिसनर रेस्पेक्टेड फील करता है, प्रेशर्ड नहीं। वो इनवाइटेड फील करता है, कॉर्नर्ड नहीं। द डिफरेंस नॉट द वर्ड्स, द डिफरेंस इज द एनर्जी। पॉलीवेगल थियरी जो स्टीफन पोर्जेस ने डेवलप की, हमें बताती है कि हमारा नर्वस सिस्टम कंस्टेंटली स्कैन कर रहा है एनवायरनमेंट को सेफ्टी के लिए। जब सामने वाला पर्सन कालम है तो हमारा नर्वस सिस्टम सिग्नल रिसीव करता है, ये सेफ है। लेकिन जब सामने वाला एंग्जायस है, डेस्परेट है, तो हमारा नर्वस सिस्टम अलर्ट हो जाता है, खतरा हो सकता है। तो आपकी कालमनेस सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये दूसरे पर्सन को सेफ फील कराने के लिए भी है। कालम पीपल के अराउंड पीपल फील सेफ, और जब लोग सेफ फील करते हैं वो ओपन होते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताता हूं। पहली टेक्निक, बोलने से पहले स्लो डाउन करो। जब आप फील करें कि आपको कुछ मांगना है तो पॉज करो, एक स्लो ब्रीथ लो, फिर एक और। अपने शोल्डर्स को ड्रॉप होने दो, अपने जॉ को सॉफ्टन होने दो, अपने माइंड को सेटल होने दो। योगी बी के एस आयंगर, जिन्होंने दुनिया को योग सिखाया, उन्होंने कहा था, चेंज लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट, लेटिंग गो लीड्स टू कालम, एंड कालम लीड्स टू क्लैरिटी ऑफ विजन। और यही है जो एक सिंगल स्लो ब्रीथ कर सकती है, वो डेस्परेशन को क्लैरिटी में टर्न कर सकती है। दूसरी टेक्निक, अपनी रिक्वेस्ट से इमोशनल वेट रिमूव करो। आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सेसिवली जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको सिग्नल करने की जरूरत नहीं है कि आपकी हैप्पीनेस आंसर पर डिपेंड करती है। स्टेट योर रिक्वेस्ट सिंपली, क्लियरली एंड विदाउट इमोशनल अटैचमेंट। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, दिस इज व्हाई इट मैटर्स, दिस इज व्हाट इट हेल्प्स अकॉम्प्लिश। जितना कम इमोशनल वेट आप मोमेंट पर रखते हैं, उतना ज्यादा कंफर्टेबल दूसरा पर्सन फील करता है रिस्पॉन्ड करने में। तीसरी टेक्निक, प्रेजेंस पर फोकस करो, परफेक्शन पर नहीं। बहुत लोग इतनी हार्ड ट्राई करते हैं परफेक्ट वर्ड्स कहने की कि वो सिंसेरिटी लूज कर देते हैं। उनका माइंड रेस करता है, उनकी वॉइस टाइटन होती है, उनकी एनर्जी क्योटिक हो जाती है। प्रेजेंस मैटर्स मोर देन परफेक्शन। जब आप फुली प्रेजेंट हैं मोमेंट में, ग्राउंडेड, अवेयर, रिलैक्स्ड, तो आप नेचुरली कम्युनिकेट करते हैं स्ट्रेंथ और क्लैरिटी के साथ। आप नहीं चेज करते परफेक्ट स्क्रिप्ट को, आप सिंपली एक्सप्रेस करते हैं ट्रुथ को। चौथी टेक्निक, होलनेस से मांगो, लाइक से नहीं। बोलने से पहले अपनी एनर्जी चेक करो। क्या आप मांग रहे हैं क्योंकि आप अफ्रेड हैं? क्या आप मांग रहे हैं क्योंकि आप इनकम्प्लीट फील करते हैं? क्या आप मांग रहे हैं क्योंकि आपको रीएश्योरेंस चाहिए? या आप मांग रहे हैं क्योंकि रिक्वेस्ट अलाइंड है, क्लियर है और मीनिंगफुल है? ब्रेने ब्राउन, जिन्होंने डेयरिंग ग्रेटली लिखी और वल्नरेबिलिटी पर रिसर्च की, उन्होंने कहा, होल हार्टेडनेस इज अबाउट वर्थीनेस, इट्स अबाउट बिलीविंग दैट यू आर इनफ, इट्स अबाउट शोइंग अप एंड बीइंग सीन। और जब आप होलनेस से मांगते हैं तो आप ये मैसेज भेजते हैं, मैं पूरा हूं, मैं स्ट्रांग हूं और मैं कुछ मांग रहा हूं क्योंकि ये मीनिंगफुल है, नॉट बिकॉज आई एम ब्रोकन। पांचवी टेक्निक, दूसरे पर्सन की इमोशनल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करो। और ये सीक्रेट है जो फ्यू पीपल अंडरस्टैंड करते हैं। लोग ज्यादा बार हाँ कहते हैं जब उन्हें लगता है कि वो फ्री है ना कहने के लिए। रॉबर्ट चाल्डिनी, जिन्होंने इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन लिखी, उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई किए इन्फ्लुएंस के। उनमें से एक है रेसिप्रोसिटी। लेकिन एक और प्रिंसिपल है जो अक्सर मिस होता है, ऑन्टोनोमी। जब लोग फील करते हैं कि उनकी चॉइस रेस्पेक्टेड है,
वो ज्यादा विलिंग होते हैं हेल्प करने के लिए। अगर आपकी एनर्जी कम्युनिकेट करती है कि आप कोलैप्स करेंगे, पैनिक करेंगे या फॉल अपार्ट होंगे, अगर वो डिक्लाइन करते हैं तो आप रिमूव कर देते हैं उनकी इमोशनल फ्रीडम को और लोग रेसिस्ट करते हैं उसे। लेकिन अगर आपकी एनर्जी कम्युनिकेट करती है आई विल बी ओके ईदर वे, तो आप क्रिएट करते हैं स्पेस फॉर ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी बिल्ड्स ट्रस्ट। जेके रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी, उन्हें 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था, लेकिन जब उन्हें 13वें पब्लिशर के पास जाना था तो वो डेस्परेट नहीं थी, वो कालम थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं जानती थी कि मेरी स्टोरी गुड है, मैं जानती थी कि मैं राइटर हूं, मुझे वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी, मुझे बस एक पार्टनर चाहिए था जो विजन शेयर करे। और वो एनर्जी, वो कालमनेस, वो सेल्फ एश्योरेंस, वो आखिरकार उनकी सक्सेस का रीजन बना। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, जब आप किसी से कुछ मांगते हैं तो आपकी एनर्जी कैसी फील होती है? क्या आप प्रेशर क्रिएट करते हैं बिना रियलाइज किए? क्या आपकी प्रेजेंस मोमेंट को सेफ बनाती है या हैवी? ये क्वेश्चंस करेज रिक्वायर करते हैं। ये आपसे पूछते हैं कि आप एग्जामिन करो नॉट जस्ट योर वर्ड्स बट योर एम्बॉडीमेंट, नॉट जस्ट योर रिक्वेस्ट बट योर एनर्जी। जब आप अपनी इमोशनल प्रेजेंस को अंडरस्टैंड करते हैं तो आप गेन करते हैं कंट्रोल ओवर द एक्सपीरियंस ऑफ आस्किंग। आप अब डिपेंड नहीं करते एंजाइटी पर गाइड करने के लिए। आप अब अलाउ नहीं करते डर को अपने टोन को ट्विस्ट करने के लिए। आप अब अप्रोच नहीं करते लोगों को अर्जेंसी के साथ जो उन्हें रिपेल करती है। आप आस्क करते हैं स्टेडी स्ट्रेंथ के साथ। आप आस्क करते हैं क्वाइट सर्टेनिटी के साथ। आप आस्क करते हैं कालम एनर्जी के साथ जो कहती है आई एम ग्राउंडेड, आई एम क्लियर एंड आई एम नॉट डिफाइंड बाय दिस मोमेंट। जब आप लाइक दिस आस्क करते हैं तो समथिंग शिफ्ट्स इन द रूम। लोग इसे फील करते हैं, वो आपको ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, वो आपको ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि कालम एनर्जी कम्युनिकेट करती है मैच्योरिटी, वो कम्युनिकेट करती है स्टेबिलिटी, वो कम्युनिकेट करती है सेल्फ वर्थ। और दुनिया रिस्पॉन्ड करती है किसी को जो नोज हाउ टू होल्ड देयर ऑन इमोशनल सेंटर। कालम एनर्जी इनवाइट्स यस, डेस्परेट एनर्जी रिपेल्स इट। चैप्टर 5, द प्रिसिशन प्रिंसिपल। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। प्रोफेसर एलन लैंगर ने एक स्टडी की जिसे द कॉपियर स्टडी कहते हैं। उन्होंने 3 डिफरेंट वेज में लोगों से कहा कि क्या मैं लाइन में आगे जा सकता हूं फोटोकॉपी के लिए। पहले ग्रुप से सिर्फ पूछा, एक्सक्यूज मी, आई हैव 5 पेजेस, मे आई यूज द कॉपियर। 60% लोगों ने हां कहा। दूसरे ग्रुप से पूछा विद अ रीजन, एक्सक्यूज मी, आई हैव 5 पेजेस, मे आई यूज द कॉपियर बिकॉज आई एम इन अ रश। 93% लोगों ने हां कहा। और यहां इंटरेस्टिंग पार्ट है, तीसरे ग्रुप से पूछा, एक्सक्यूज मी, आई हैव 5 पेजेस, मे आई यूज द कॉपियर बिकॉज आई नीड टू मेक कॉपीज। 93% ने फिर हां कहा। ध्यान दीजिए, तीसरे रिक्वेस्ट में रीजन एक्चुअली मीनिंगलेस था। ऑब्वियसली उन्हें कॉपीज बनानी थी, लेकिन फिर भी स्पेसिफिसिटी ने काम किया, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन वांट्स क्लैरिटी, ब्रेन वांट्स स्ट्रक्चर, ब्रेन वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। ज्यादातर लोगों को जो नहीं मिलता वो इसलिए नहीं कि वो मांगते नहीं, वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो स्पेसिफिकली एनफ नहीं मांगते। वो वेगली मांगते हैं, होपिंग कि दूसरे ब्लैंक्स फिल इन करेंगे, लेकिन नो वन कैन फिल इन द ब्लैंक्स फॉर यू। वेग आस्किंग क्रिएट्स कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट्स हेजिटेशन, हेजिटेशन क्रिएट्स डिस्टेंस एंड डिस्टेंस क्रिएट्स डिसअपॉइंटमेंट। अब मैं आपको एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट की स्टोरी बताता हूं। मेरा एक फ्रेंड था जो स्टार्टअप में काम करता था। उसे अपने बॉस से रेज चाहिए था। 6 महीने तक वो हिंट्स देता रहा। वो कहता, सर काम बहुत बढ़ गया है। बॉस कहते, हाँ गुड, कीप इट अप। वो कहता, सर दूसरी कंपनीज में ज्यादा पे कर रही है।
बॉस कहते, हाँ, मार्केट अच्छी है। 6 महीने बाद वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उसने जॉब छोड़ दी। जब बॉस को पता चला तो वो शॉक्ड थे। उन्होंने कहा, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हें रेस चाहिए था? मैं दे देता। ये है प्राइस ऑन ऑफ वेगनेस। ये है कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्टनेस। इंडियन कल्चर में हम इनडायरेक्ट होने के लिए ट्रेंड है। हम हिंट देते हैं, हम सजेस्ट करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे समझ जाएंगे। लेकिन क्लैरिटी नॉट ऑप्शनल है अगर आप रिजल्ट्स चाहते हैं। चिप हीथ और डैन हीथ ने अपनी बुक मेड टू स्टिक में लिखा है, द कर्स ऑफ नॉलेज इज दिस, वंस यू नो समथिंग इट्स इम्पॉसिबल टू इमेजिन नॉट नोइंग इट। और यही प्रॉब्लम है। आप सोचते हैं कि आपकी नीड ऑब्वियस है, लेकिन दूसरों को ऑब्वियस नहीं है। स्पेसिफिसिटी रिमूव्स गेसिंग, स्पेसिफिसिटी रिमूव्स फ्रिक्शन, स्पेसिफिसिटी रिमूव्स द इमोशनल फॉग जो कम्युनिकेशन को हार्डर बनाता है। स्पेसिफिक आस्किंग पावरफुल है क्योंकि ये रिमूव करती है अनसर्टेनिटी फॉर यू एंड फॉर द पर्सन लिसनिंग। जब आप क्लियरली स्टेट करते हैं व्हाट यू वांट, व्हेन यू वांट इट एंड व्हाई इट मैटर्स, तो लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजन। अब मैं आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस देता हूं। पहली प्रैक्टिस, एग्जैक्ट रिक्वेस्ट को डिफाइन करो बिफोर यू से इट। बोलने से पहले अपने आप से पूछो, व्हाट एग्जैक्टली एम आई आस्किंग फॉर, व्हाट डज द फाइनल रिजल्ट लुक लाइक, व्हाट एक्शन डू आई वांट देम टू टेक। अगर आप इन क्वेश्चंस का क्लियरली आंसर नहीं दे सकते तो आप रेडी नहीं है आस्क करने के लिए, क्योंकि अगर आप अनक्लियर हैं अपने आप के साथ तो आप अनक्लियर होंगे दूसरों के साथ। दूसरी प्रैक्टिस, रिक्वेस्ट को शॉर्ट, डायरेक्ट और कंक्रीट रखो। स्पेसिफिक आस्किंग यूज करती है सिंपल लैंग्वेज, नॉट लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस। से व्हाट यू नीड इन क्लियर टर्म्स, आई नीड, आई वांट, कुड यू डू, प्लीज सेंड। Short sentences create strong requests. Long winding explanations turn into emotional fog. Clarity is simplicity. Simplicity is strength. तीसरी प्रैक्टिस, टाइमलाइन कम्युनिकेट करो। मोस्ट वेग रिक्वेस्ट्स फेल होती है क्योंकि उनमें टाइमिंग की कमी होती है। लोग नहीं जानते कि आपका मतलब है नाउ, लेटर, टुमारो या व्हेनेवर। अगर टाइम मैटर करता है तो उसे स्टेट करो। By the end of the day, before the meeting, summertime this week, when you have a moment, no rush. ये डिटेल्स रिमूव करते हैं कंफ्यूजन को, और कंफ्यूजन रिमूव करना बिल्ड्स ट्रस्ट। नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने अपनी बुक नो रूल्स रूल्स में लिखा है कि कंपनी की सक्सेस की एक बड़ी वजह है कॉन्टेक्स्ट नॉट कंट्रोल। इसका मतलब है लोगों को क्लियर कॉन्टेक्स्ट दो कि क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, और फिर उन्हें फ्रीडम दो एग्जीक्यूट करने की। ये फिलॉसफी आस्किंग में भी काम करती है। चौथी प्रैक्टिस, पर्पज एक्सप्लेन करो विदाउट ओवर एक्सप्लेनिंग। स्पेसिफिक आस्किंग अक्सर इंक्लूड करती है डेप्थ ऑफ व्हाई, लेकिन द व्हाई शुड बी कंसाइज, नॉट अ स्टोरी। दिस हेल्प्स मी फिनिश द रिपोर्ट, दिस सपोर्ट्स द टीम, दिस हेल्प्स अस स्टे अलाइंड। पर्पज क्रिएट्स कॉन्टेक्स्ट, Context increases cooperation, लेकिन too much context becomes noise. पांचवी प्रैक्टिस, फिनिश लाइन डिस्क्राइब करो, नॉट द एंटायर रोड। लोगों को हर डिटेल की जरूरत नहीं है, उन्हें डेस्टिनेशन चाहिए। What does success look like? यही रियल क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना चाहिए। जब आप फिनिश लाइन डिस्क्राइब करते हैं द स्पेसिफिक आउटकम, तो आप दूसरों को क्लियर टारगेट देते हैं। द हाउ कैन बी फ्लेक्सिबल, द व्हाट मस्ट बी प्रिसाइज। छठी प्रैक्टिस, ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, अपोलॉजी के साथ नहीं। बहुत लोग अपनी रिक्वेस्ट्स को वीकन करते हैं अपोलोजाइजिंग या मिनिमाइजिंग से। वो कहते हैं सॉरी, कुड यू मे बी, आई हेट टू बॉदर यू, बट इफ इट्स नॉट टू मच ट्रबल। ये फ्रेजेस डाइल्यूट करते हैं क्लैरिटी को, वो डिमिनिश करते हैं कॉन्फिडेंस को। स्पेसिफिक आस्किंग नॉट डिमांडिंग है, इट्स नॉट एग्रेसिव, इट्स नॉट कंट्रोलिंग, इट इज न्यूट्रल क्लैरिटी एक्सप्रेस्ड विद रेस्पेक्ट। द टोन इज दिस इज व्हाट आई नीड, दिस इज व्हेन आई नीड इट, एंड थैंक यू। शेरिल सैंडबर्ग, जो फेसबुक की सीईओ थी,
उन्होंने अपनी बुक लीन इन में लिखा है, डोंट लीव बिफोर यू लीव। इसका मतलब है अपनी पोटेंशियल को लिमिट मत करो बिफोर यू ट्राई। और ये आस्किंग में भी अप्लाई होता है। अपनी रिक्वेस्ट को लिमिट मत करो अपॉलोजीज से। आपकी नीड वैलिड है, आपकी रिक्वेस्ट वर्थ है। बोलो विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे गेस करें जो आप चाहते हैं? क्या आप वेग रहते हैं क्योंकि आपको डर है टू डायरेक्ट साउंड करने का? क्या आप अवॉइड करते हैं क्लैरिटी को क्योंकि आपको डर है जज किए जाने का? ये पैटर्न्स अक्सर बिगिन होते हैं चाइल्डहुड में, उन एनवायरनमेंट से जहां डायरेक्टली बोलना रिस्की फील होता था। लेकिन एडल्टहुड रिक्वायर करता है अ डिफरेंट स्किल सेट। ये आस्क करता है इमोशनल मैच्योरिटी के लिए, नॉट इमोशनल गेसिंग। द वर्ल्ड रिस्पॉन्ड्स बेटर टू क्लियर सिग्नल्स दैन ब्लरी वंस। जब आप क्लियरली बोलते हैं तो लोग डिफरेंटली सुनते हैं। जब आप प्रिसाइजली मांगते हैं तो लोग मोर इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। जब आप वेगनेस रिमूव करते हैं तो आप अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट रिमूव करते हैं। आपकी लाइफ सिंपलर हो जाती है, आपके इंटरेक्शंस स्मूदर हो जाते हैं, आपके रिजल्ट्स शार्पर हो जाते हैं, क्योंकि आपने फाइनली स्टॉप किया होपिंग कि लोग फिगर आउट करेंगे और आपने स्टार्ट किया उन्हें गाइड करना क्लैरिटी से। क्लैरिटी इंक्रीजेस योर ऑन्स, specificity strengthens your voice, and specific asking changes everything. Chapter 6 Value Exchange Psychology। अब मैं आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक स्टोरी बताता हूं जो अमेरिकन हिस्ट्री में फेमस है। फ्रैंकलिन को पेंसिल्वेनिया लेजिस्लेचर में एक पर्सन की सपोर्ट चाहिए थी जो उनका ओपोनेंट था। उस पर्सन के पास एक रेयर बुक थी जो फ्रैंकलिन पढ़ना चाहते थे। फ्रैंकलिन ने उससे पोलाइटली पूछा कि क्या वो कुछ दिनों के लिए वो बुक बोरो कर सकते हैं। आश्चर्य की बात, उस पर्सन ने तुरंत भेज दी। एक हफ्ते बाद फ्रैंकलिन ने बुक वापस की विद अ थैंक यू नोट। अगली बार जब वो मिले तो वो पर्सन बहुत फ्रेंडली था और बाद में वो फ्रैंकलिन का बिगेस्ट सपोर्टर बन गया। फ्रैंकलिन ने बाद में लिखा, He who has once done you a kindness will be more ready to do you another than he whom you yourself have obliged। इसे साइकोलॉजी में बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट कहते हैं। जब कोई आपकी हेल्प करता है तो उनका ब्रेन जस्टिफाई करता है, मैंने उनकी हेल्प की इसलिए वो अच्छे पर्सन होने चाहिए, और ये क्रिएट करता है पॉजिटिव फीलिंग्स। लेकिन यहां की बात है, फ्रैंकलिन ने डिमांड नहीं किया, उन्होंने प्रेशर नहीं डाला, उन्होंने वैल्यू कम्युनिकेट किया। उन्होंने दिखाया कि वो बुक को अप्रिशिएट करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे और केयर करेंगे। उन्होंने दूसरे पर्सन को इंपॉर्टेंट फील कराया। लोग हाँ नहीं कहते क्योंकि आप मांगते हैं, वो हाँ कहते हैं क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट फील होती है रेस्पेक्टफुल, क्लियर और वैल्यूएबल। मोस्ट रिक्वेस्ट्स फेल होती है क्योंकि वो फील होती है लाइक प्रेशर इंस्टेड ऑफ पार्टनरशिप। भले ही वर्ड्स पोलाइट हो, द एनर्जी बिहाइंड देम कैन फील हैवी। रश्ड टोन, एंग्जायस अर्जेंसी या सटल एंटाइटलमेंट। लोग सेंस करते हैं जब वो पुल्ड, पुश्ड या कॉर्नर्ड हो रहे हैं, और नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स टू प्रेशर इज रेसिस्टेंस। जब आप वैल्यू कम्युनिकेट करते हैं तो एवरीथिंग शिफ्ट्स। आपकी रिक्वेस्ट लाइटर फील होती है, द मोमेंट सेफर फील होता है, दूसरा पर्सन कंसीडर्ड फील करता है इंस्टेड ऑफ यूज्ड। वैल्यू मैनिपुलेशन नहीं है, वैल्यू क्लैरिटी है। इसका मतलब है शो करना शायद रिक्वेस्ट मैटर्स, नॉट इन अ ड्रामेटिक वे बट इन अ ग्राउंडेड पर्पजफुल वे। जब कोई अंडरस्टैंड करता है हाउ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन मेक्स अ डिफरेंस टू देयर विलिंगनेस टू हेल्प राइजेस नेचुरली। लोग हेल्पफुल फील करना चाहते हैं, ऑब्लिगेटेड नहीं। आदम ग्रांट, जिन्होंने गिव एंड टेक लिखी, उन्होंने रिसर्च की कि किस तरह के लोग मोस्ट सक्सेसफुल होते हैं। उन्होंने पाया कि गिवर्स जो स्ट्रैटेजिकली गिव करते हैं वो लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन यहां ट्विस्ट है, वो सिर्फ गिव नहीं करते, वो वैल्यू एक्सचेंज करते हैं। वो दिखाते हैं कि बोथ पार्टीज बेनिफिट होंगी,
तो वैल्यू कम्युनिकेट करने के लिए पहले अपने टोन को स्लो करो. Let the person feel that you are speaking with intentionality, not desperation. A calm voice shows that you respect their time, not claim it. Appreciation also plays a role, not flattery, but honest acknowledgement. A simple, I appreciate your help reshapes the emotional atmosphere. लोग better respond करते हैं जब वो autonomous feel करते हैं. उन्हें space दो. Phrases like, if this works for you, या when you have a moment, protect करते हैं their freedom. जब कोई फ्री फील करता है डिक्लाइन करने के लिए, तो वो मोर कंफर्टेबल होता है हाँ कहने में. आपकी एनर्जी मैसेज का पार्ट है. अगर आप टेंशन के साथ मांगते हैं, तो वो टेंशन फील करते हैं. अगर आप कालमनेस के साथ मांगते हैं, तो वो कालमनेस फील करते हैं. अगर आप रेस्पेक्ट के साथ मांगते हैं, तो वो रेस्पेक्टेड फील करते हैं. वैल्यू कम्युनिकेट करने का मतलब शेयर करना, द पर्पज विदाउट ओवर शेयरिंग. आपको लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं जो इमोशनल फॉग क्रिएट करे. आपको सिर्फ क्लैरिटी चाहिए. दिस हेल्प्स अस मूव फॉरवर्ड. योर इनसाइट इंप्रूव्स दिस. दिस कीप्स अस अलाइंड. सिंप्लिसिटी इट्स स्ट्रेंथ. रेस्पेक्ट इट्स इन्फ्लुएंस. वैल्यू इज परसुएशन. लोग फॉर मोर लाइकली हेल्प करने के लिए होते हैं जब हेल्पिंग फील्स मीनिंगफुल, और वो फार मोर विलिंग होते हैं हाँ कहने के लिए जब रिक्वेस्ट आती है किसी से जो लीड करता है मैच्योरिटी से इंस्टेड ऑफ एंटाइटलमेंट. जब आप वैल्यू कम्युनिकेट करते हैं तो आप एलिवेट करते हैं द मोमेंट को. जब आप वैल्यू कम्युनिकेट करते हैं तो आप एलिवेट करते हैं द रिलेशनशिप को. और जब आप वैल्यू कम्युनिकेट करते हैं तो वर्ल्ड मोर ओपन हो जाती है सपोर्टिंग यू. चैप्टर 7, टेम्पोरल इंटेलिजेंस. अब मैं आपको मलकम ग्लैडवेल की बुक आउटलायर्स से एक कॉन्सेप्ट बताता हूं. वो बात करते हैं 10,000 ओवर रूल के बारे में, लेकिन उनकी बुक में एक और पावरफुल आइडिया है जो अक्सर मिस हो जाता है, टाइमिंग. ग्लैडवेल बताते हैं कि बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और दूसरे टेक बिलियनियर्स सब 1955 के अराउंड पैदा हुए. क्यों? क्योंकि जब वो 20 साल के थे तब पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन शुरू हो रही थी. द टाइमिंग वॉज परफेक्ट. टाइमिंग मैटर्स. टाइमिंग चेंजेस एवरीथिंग. अ गुड रिक्वेस्ट एट द रॉन्ग टाइम बिकम्स अ बैड रिक्वेस्ट. डैनियल पिंक ने अपनी बुक व्हेन द साइंटिफिक सीक्रेट्स ऑफ परफेक्ट टाइमिंग में लिखा है कि हमारे डिसीजंस, हमारी परफॉर्मेंस, हमारी मूड सब डिपेंड करते हैं टाइम ऑफ डे पर. स्टडीज शो करती है कि जज मॉर्निंग में पैरोल ग्रांट करने की ज्यादा संभावना रखते हैं देन आफ्टरनून में. नॉट बिकॉज केसेस डिफरेंट है, बट बिकॉज देयर एनर्जी लेवल डिफरेंट है. राइट टाइमिंग टर्न्स आस्किंग इनटू अ कनेक्शन. रॉन्ग टाइमिंग टर्न्स इट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट. मोस्ट पीपल फोकस ओनली ऑन व्हाट दे वांट टू से. दे रेयरली कंसीडर व्हेन दे शुड से इट. लेकिन टाइमिंग is a quiet force that determines whether your words land with clarity or collide with resistance. Aap can be clear, respectful and calm yet still get a no simply because the moment was misaligned. Imagine someone interrupting you while you are stressed, busy or mentally overloaded. Even a small request feels heavy because your emotional bandwidth is low. Now imagine the same person approaching you when your energy is lighter, calmer, more open. The request feels easier. Nothing about the request changed. Only the timing. लोग रिजेक्ट नहीं करते रिक्वेस्ट्स को. लोग रिजेक्ट करते हैं प्रेशर को जो प्लेस्ड किया गया हो रॉन्ग टाइम पर. टाइमिंग रेस्पेक्ट इन मोशन है. ये कम्युनिकेट करता है कि आप दूसरे पर्सन को देखते हैं. ये शो करता है कि आप ट्रैप्ड नहीं है अपनी खुद की अर्जेंसी में. ये सिग्नल करता है इमोशनल मैच्योरिटी. जब आप राइट टाइम पर मांगते हैं तो आपके वर्ड्स फ्लो होते हैं इनटू एन ओपन स्पेस. जब आप रॉन्ग टाइम पर मांगते हैं तो आपके वर्ड्स कोलाइड करते हैं विद अ क्लोज्ड डोर. बिफोर यू आस्क फॉर एनीथिंग, ऑब्जर्व द पर्सन. आर द टेंस, डिस्ट्रैक्टेड, रश्ड, irritated, preoccupied? Their body language gives clues you cannot ignore.
टेंशन इन द फेस, शॉर्ट आंसर्स, फास्ट मूवमेंट्स, क्लोज्ड पोस्चर. ये आर साइंस द इमोशनल वेदर इट्स stormy. You don't sell during a storm. You wait for calmer water. Every interaction contains small windows, moments when the other person relaxes, pauses, on a transitions between tasks. ये आर पावरफुल ओपनिंग्स. लोग मोर रिसेप्टिव होते हैं जब उन्होंने जस्ट फिनिश किया है कुछ, नॉट when they are deep in the middle on fit. After a meeting, between tasks, during a break, in a natural lull in the conversation. ये विंडोज मैटर मोर देन मोस्ट पीपल रियलाइज. बहुत लोग रुइन करते हैं अपने चांसेस पुशिंग करके एग्जैक्ट मोमेंट पर जब कोई क्लोजिंग ऑफ कर रहा हो इमोशनली. फोर्सिंग अ रिक्वेस्ट स्पीड अप नहीं करता आंसर को, ये स्लो डाउन करता है ट्रस्ट को. जब आप रेसिस्टेंस सेंस करें तो स्टेप बैक, नॉट फॉरवर्ड. पॉजिंग इज नॉट वीकनेस. पॉजिंग इज स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी. You don't lose power by waiting. You gain influence by respecting timing. सुनील गावस्कर, इंडियन क्रिकेटर, ने एक बार कहा था, टाइमिंग इज एवरीथिंग इन क्रिकेट. यू कैन हैव परफेक्ट टेक्निक, बट इफ योर टाइमिंग इज ऑफ, द बॉल गोज नोवेयर. यही है लाइफ में भी. परफेक्ट वर्ड्स मीनिंगलेस है अगर टाइमिंग ऑफ है. द मोर इम्पोर्टेंट द रिक्वेस्ट, द मोर इम्पोर्टेंट द टाइमिंग. Asking during emotionally unstable moments leads to emotionally unstable answers. If the outcome will shape your future, a raise, a commitment, a decision, give timing your full respect. The question is not when do I want to ask. The question is when is the moment most supportive for both of us. That is emotional intelligence in practice. Sometimes the moment is simply wrong. You can sense it. The energy is on off. The space is tight. The person is distracted or drained. In those situations, protecting the relationship matters more than forcing the ask. A delayed request can still succeed. A poorly timed one can damage trust. Timing is not defeat. Timing is strategy. Good timing is not luck. Good timing is observation. Good timing is patience. Good timing is mastery. Right timing opens doors that force cannot. When you respect the moment respects your request. Chapter 8. The Detachment Doctrine. अब मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताता हूं जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे. 1963 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉशिंगटन मार्च के लिए तैयारी कर रहे थे. उन्हें पता था कि उनकी स्पीच हिस्ट्री बदल सकती है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि शायद कुछ भी ना बदले. शायद लोग सुने ही नहीं, शायद गवर्नमेंट इग्नोर कर दे. उस रात उनके करीबी दोस्त ने पूछा, क्या आप नर्वस हैं? क्या आपको डर है कि लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? किंग ने जो कहा वो पावरफुल था. उन्होंने कहा, मैं अपना ट्रुथ बोलूंगा. आउटकम मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरी इंटीग्रिटी मेरे हाथ में है. अगले दिन उन्होंने दिया आई हैव अ ड्रीम स्पीच, और वो स्पीच हिस्ट्री बन गई. लेकिन यहां की बात ध्यान देने वाली है. किंग का पावर उनके अटैचमेंट में नहीं था, उनका पावर उनकी डिटैचमेंट में था. वो इतने अटैच नहीं थे आउटकम से कि उनकी वॉइस शेक हो. वो इतने सेंटर्ड थे अपनी ट्रुथ में कि आउटकम इररिलेवेंट हो गया. भगवत गीता में एक श्लोक है जो दुनिया भर के लीडर्स को इंस्पायर करता है. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर कभी नहीं. स्टीव जॉब्स ने इस फिलॉसफी को अपनी लाइफ में अप्लाई किया. वो कहते थे, आई डोंट वर्क फॉर मनी, मनी फॉलोज. उनका फोकस था क्रिएशन पर, नॉट वैलिडेशन ऑन. द मोमेंट यू क्लिंग टू द आंसर, यू लूजेस योर पावर. क्योंकि आस्किंग स्ट्रॉन्गेस्ट है जब इट स्टैंड्स विदाउट फियर ऑफ द आउटकम. मोस्ट पीपल डोंट स्ट्रगल विद द वर्ड्स, द स्ट्रगल विद द इमोशनल ग्रिप बिहाइंड दोज वर्ड्स. वो मांगते हैं विद प्रेशर, होपिंग फॉर सर्टेनिटी, नीडिंग अ यस टू फील वैलिडेटेड. लेकिन जब आपकी सेंस ऑफ वर्थ डिपेंड करती है आंसर पर, तो आप प्लेस करते हैं अपना कॉन्फिडेंस समवन एल्सेस हैंड्स में. एंड दैट इज वेयर आस्किंग बिकम्स वीकनेस इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथ. एकार्ट टोले,
जिन्होंने दी द पावर ऑफ नाउ लिखी, उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। When you become comfortable with uncertainty, infinite possibilities open up in your life. It means fear is no longer a dominant factor in what you do and no longer prevents you from taking action to initiate change. Detachment indifference नहीं है, detachment emotional freedom है। इसका मतलब है आप कुछ चाह सकते हैं without needing it to define you. आप अपनी डिजायर एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट लूजिंग बैलेंस अगर आंसर दूसरी तरफ जाए। आप रिमेन होल रिगार्डलेस ऑफ व्हाट कम्स बैक टू यू। मैं आपको सचिन तेंदुलकर की एक स्टोरी बताता हूं। 1999 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई टेस्ट, इंडिया को जीतने के लिए 264 रन चाहिए थे। सचिन के पिताजी का देहांत हो गया था 2 दिन पहले। सब सोचते थे वो खेलेंगे नहीं, लेकिन सचिन आए और उन्होंने खेली 166 रन की पारी। बाद में जर्नलिस्ट ने पूछा, आप इतने कालम कैसे रहे इतने इमोशनल टाइम में? सचिन ने कहा, मैं नहीं सोच रहा था विन या लॉस के बारे में। मैं सिर्फ एक बॉल पे फोकस कर रहा था, जस्ट वन बॉल। आउटकम मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन माई एफर्ट था। और यही है डिटैचमेंट। ये कहना नहीं है कि मुझे परवाह नहीं, ये कहना है कि मेरी परवाह मुझे कंट्रोल नहीं करेगी, मेरी केयरिंग मुझे क्रिपल नहीं करेगी। जब आप आउटकम्स से क्लिंग करते हैं तो आपकी एनर्जी टाइट हो जाती है, आपकी वॉइस शिफ्ट होती है, आपकी प्रेजेंस हैवी हो जाती है। लोग फील करते हैं वेट ऑफ योर एक्सपेक्टेशन and instinctively the pull away, not because they don't care, but because no one responds well to pressure. Attachment makes your request sound like a plea. Detachment makes it sound like clarity. माइकल ए सिंगर, जिन्होंने दी अनटेदर्ड सोल लिखी, वो बताते हैं कि हम कैसे अपनी हैप्पीनेस को एक्सटर्नल आउटकम्स से टाई कर देते हैं और ये हमें मिजरेबल बनाता है। वो कहते हैं, Eventually, you will see that the real cause of problems is not life itself. It's the compulsive thinking that tries to control life. तो अब मैं आपको practical steps बताता हूँ। Before asking for anything important, check your energy. Are you asking to express clarity or to avoid insecurity? Are you speaking from groundedness or a fear of rejection? Are you open to truth or trying to control the response? The truth is simple. If a no destroys you, you are never asking. You are begging for approval. A grounded person can ask boldly and stay steady afterwards. They can hear yes with gratitude and no without collapse. They can stay centered whether the world agrees with them or not. ओपरा विनफ्रे, जिन्होंने अपनी लाइफ में अनगिनत रिजेक्शंस फेस किए, वो कहती है, You get in life what you have the courage to ask for. But you must first believe you are worthy of receiving it, not because of what others say, but because of who you are. जब आप डिटैच करते हैं रिजल्ट से, तो आपकी कम्युनिकेशन क्लीनर हो जाती है। आप स्टॉप करते हैं ओवर एक्सप्लेनिंग, आप स्टॉप करते हैं परफॉर्मिंग, आप स्टॉप करते हैं क्लिंगिंग। आपकी प्रेजेंस कालम हो जाती है, कॉन्फिडेंट, डायरेक्ट, और लोग बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं किसी को जो इमोशनल वेट नहीं रखता उनके आंसर पर। डिटैचमेंट इनवाइट्स ऑनेस्टी, अटैचमेंट प्रेशर्स डिसऑनेस्टी। जब कोई फील करता है आप हैंडल कर सकते हैं ट्रुथ को, तो वो ओपनली बोलते हैं। जब उन्हें लगता है आप नहीं कर सकते, तो वो सॉफ्टन करते हैं, अवॉइड करते हैं या रिट्रीट करते हैं। लेट द अदर पर्सन फील योर स्टेबिलिटी, नॉट योर फियर। लेट देम फील योर क्लैरिटी, नॉट योर एंग्जाइटी। Let them feel your confidence, not your attachment. Whatever the outcome, you remain yourself. You remain whole. You remain capable of asking again with more wisdom, more strength, more calmness. J.K. रोलिंग जब 12वीं बार रिजेक्ट हुई, तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मेरी स्टोरी की वैल्यू किसी एडिटर की ओपिनियन से डिसाइड नहीं होती, मेरी वैल्यू भी नहीं। और यही मेंटालिटी उन्हें आगे ले गई। The strongest ask is the one that stands independent of the answer, and the strongest version of you is the one who stays centered whether the world says yes or no. Chapter 9, Rejection Psychology.
अब मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताता हूं जो आपको शॉक कर देगी। कर्नल सैंडर्स, जो केएफसी के फाउंडर है, उन्हें 1009 रिजेक्शंस मिले। हाँ, आपने सही सुना। 1009 बार लोगों ने कहा, नो, हमें आपकी चिकन रेसिपी नहीं चाहिए। वो 65 साल के थे जब उन्होंने शुरुआत की। उनके पास सिर्फ एक सोशल सिक्योरिटी चेक था, एक $105 का। लेकिन उनके पास एक विजन था। हर रिजेक्शन के बाद वो अगली जगह जाते थे। कोई ड्रामा नहीं, कोई कोलैप्स नहीं, कोई सेल्फ पिटी नहीं। जब किसी ने उनसे पूछा, 1000 ना के बाद भी आप कैसे जारी रखे, तो उन्होंने कहा, Every no brought me closer to a yes. I wasn't collecting rejections. I was collecting data. और यही है पावर ऑफ हैंडलिंग नो विद ग्रेस। ज्यादातर लोग नो से ज्यादा फेलियर इटसेल्फ को फियर करते हैं, क्योंकि नो फील्स पर्सनल। इट फील्स लाइक जजमेंट। इट फील्स लाइक अ स्ट्राइक अगेंस्ट अवर वर्थ। लेकिन नो रेयरली इज अबाउट यू एंड ऑलमोस्ट नेवर अबाउट योर वैल्यू। A no simply means the moment, the capacity, the conditions on earth alignment isn't there. It is information, not insult. It is direction, not dismissal. थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल किया लाइट बल्ब बनाने से पहले। जब किसी ने पूछा, आपने 10,000 बार फेल कैसे कर लिया, तो उन्होंने कहा, I haven't failed. I just found 10,000 which that won't work. ये है रीफ्रेमिंग, ये है साइकोलॉजिकल रेजिलियंस। जब लोग क्रम्बल एट रिजेक्शन, तो इट्स नॉट द नो दैट वाउंड्स देम, इट्स द स्टोरी द अटैच टू इट। दे डोंट रेस्पेक्ट मी, आई शुडंट हैव आस्क्ड, आई एम नॉट गुड एनफ। कोई भी स्टोरी ट्रू नहीं है, लेकिन वो ट्रू फील होती है जब इनसिक्योरिटी कंट्रोल में हो। इमोशनली स्ट्रॉन्ग पीपल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। द पॉज, द ब्रीड, द स्टे ग्राउंडेड, The let the moment be neutral. कैरल ड्वेक, जिन्होंने माइंडसेट बुक लिखी, वो बताती है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, रिजेक्शन मीन्स आई एम नॉट गुड एनफ। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, रिजेक्शन मीन्स आई हैव समथिंग टू लर्न। Instead of interpreting no as a threat, the treat it is data. Was my timing on off? Was my request unclear? Is this simply not the right person? Is this a message to refine, not retreat? A calm response to no strengthens relationships. जब आप steady remain करते हैं, तो आप शो करते हैं मैच्योरिटी। आप शो करते हैं कि आप कोलैप्स नहीं करते अंडर प्रेशर, और आप शो करते हैं कि आप रेस्पेक्ट करते हैं दूसरे पर्सन की बाउंड्रीज को। ये बिल्ड्स ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट इज द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर येसेस। पिक्चर टू वर्जन्स ऑन अ फ्यू। One hears no and tightens. Voice shaky, emotions rising, defensiveness awakening. The other hears no and stage composed. Steady tone, open body language, calm acknowledgement. The second version is the one people respect. The second version becomes someone others feel safe being honest with. जब आप poorly react to no, तो लोग begin avoiding real conversations with you. They feel they must tiptoe around your emotions. They say yes reluctantly or hide their true feelings. लेकिन जब आप handle no with grace, तो आप invite honesty, आप invite clarity, आप invite deeper connection. सतीश धवन, जो इसरो के चेयरमैन थे, उन्होंने एक बार कहा था, जब एक मिशन फेल हुआ, failure is not falling down, failure is staying down. और यही माइंडसेट उन्होंने अपनी टीम में बिल्ड किया। ग्रेस वीकनेस नहीं है, ग्रेस इमोशनल प्रिसीजन है। इसका मतलब है आप अलाउ नहीं करते टेम्पररी डिसअपॉइंटमेंट को शेप योर आइडेंटिटी। आप लेट नहीं करते वन क्लोज्ड डोर को कन्विंस यू कि ऑल डोर्स आर क्लोज्ड। आप लेट नहीं करते अ सिंगल मोमेंट को इरेज योर विलिंगनेस टू आस्क अगेन। अ कालम ओके, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो कैन होल्ड मोर strength than any argument. That sentence shows maturity, stability, confidence, qualities that elevate you beyond the moment. It signals that you understand something essential. Rejection is redirection. Sometimes the timing is wrong. Sometimes the person is wrong. Sometimes the opportunity is wrong.
And sometimes the no protects you from something you didn't see yet. स्टीव जॉब्स को एप्पल से फायर कर दिया गया था 1985 में। वो डेवस्टेटेड थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा, गेटिंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल वॉज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव एवर हैपन टू मी। The heaviness on of being successful was replaced by the lightness on of being a beginner again. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. आप grow by learning, not by clinging. आप advance by adjusting, not by shrinking. आप mature by asking again with greater clarity and balance. Think of the countless times in life here a no eventually led you to something better, something more aligned, something you wouldn't have discovered if the earlier door had opened. A steady reaction to no is a declaration. I remain whole regardless of the outcome. I can handle truth. I am not defined by a moment. This inner stability makes you magnetic क्योंकि लोग trust those who stay centered. The trust those who don't crumble. The trust those who can hear truth without chaos. No is not the opposite of yes. No is simply an instruction. Not now, not here. Try again, try differently, try elsewhere. Hearing no with grace is how you become unstoppable. Chapter 10. Becoming the Magnetic Asker. अब हम पहुंच गए हैं इस जर्नी के आखिरी चैप्टर पर, और यहां मैं आपको सबसे पावरफुल ट्रूथ बताऊंगा। लोग हाँ नहीं कहते क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट परफेक्ट है। They say yes because you are someone the feel good saying yes to. Okay, powerful ask doesn't come from fancy words or a flawless delivery. It comes from presence. The energy, steadiness and authenticity you bring into the moment. Ray Dalio, जिन्होंने Bridgewater Associates बनाई, उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल्स में लिखा है, Credibility comes from being radically transparent about your thinking and being open to others doing the same. और यही है जो लोगों को आपकी तरफ खींचता है। इन्फ्लुएंस टेक्निक पर बिल्ट नहीं है, इन्फ्लुएंस कैरेक्टर पर बिल्ट है। जब कोई ग्राउंडेड है, कालम है, क्लियर है, तो लोग इंस्टिंक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। द लीन इन, द लिसन, द ट्रस्ट। लेकिन जब कोई फ्रैंटिक है, नीडी है, इमोशनली अनस्टेबल है, तो लोग रिट्रीट करते हैं। इवन इफ द रिक्वेस्ट इज रीजनेबल, योर प्रेजेंस इज योर परसुएशन, योर एनर्जी इज योर क्रेडिबिलिटी, योर स्टेडीनेस इज योर ऑथोरिटी। टू बिकम द पर्सन हु गेट्स यस, you must first become someone who carries themselves with emotional maturity. That means you are not shaken by discomfort, not desperate for approval, not reactive when things shift. महात्मा गांधी, जिन्होंने बिना हथियार उठाए पूरे देश को आजाद कराया, उनकी स्ट्रेंथ उनके वर्ड्स में नहीं थी, उनकी स्ट्रेंथ उनकी कंसिस्टेंसी में थी। उनका बिहेवियर, उनकी वैल्यूज, उनका प्रिंसिपल सब अलाइंड थे, और इसीलिए मिलियंस उनके पीछे चले। अदर्स फील सेफर अराउंड समवन हु कैन रेगुलेट देयर ऑन इंटरनल लैंडस्केप। क्लैरिटी इज अनदर एसेंशियल ट्रेट। लोग फॉलो क्लैरिटी क्योंकि इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। जब आप जानते हैं व्हाट यू आर आस्किंग फॉर एंड व्हाई, तो आपका कॉन्फिडेंस बिकम्स कंटेजियस। लोग कोऑपरेट करना चाहते हैं विद समवन हु मूव्स विद इंटेंशन। रेस्पेक्ट ऑल्सो इज पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। जब आप रेस्पेक्ट करते हैं लोगों की बाउंड्रीज, टाइम एंड ऑटोनोमी, तो वो फील करते हैं वैल्यूड इंस्टेड ऑफ प्रेशर्ड, एंड पीपल नेचुरली सपोर्ट दोज हु मेक देम फील रेस्पेक्टेड। कंसिस्टेंसी इज अनदर क्वाइट पिलर ऑफ इन्फ्लुएंस। जब आपका बिहेवियर स्टेबल है, आपका टोन, आपके रिएक्शंस, आपकी कम्युनिकेशन, तो लोग ट्रस्ट करते हैं आपको। दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, दे डोंट ब्रेस देमसेल्व्स, दे रिलैक्स, एंड रिलैक्सेशन क्रिएट्स यस। विराट कोहली, जो क्रिकेट में अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार कहा, स्किल विल गेट यू टू द टॉप बट कैरेक्टर विल कीप यू देयर। और यही है जो लोगों को आपकी तरफ खींचता है लॉन्ग टर्म में। थिंक ऑफ द पीपल इन योर लाइफ यूज प्रेजेंस मेक्स एवरीथिंग फील ईजियर। दे डोंट फोर्स, दे डोंट डिमांड, they don't manipulate, they simply hold themselves with honesty and steadiness. And because of that,
Others willingly follow their lead. This is who you are becoming. You also grow into someone who doesn't rely on approval to feel strong. You don't need a yes to validate your identity. You don't collapse when things don't go your way. This independence makes your presence magnetic. क्योंकि लोग sense you are whole, not seeking emotional rescue. Confidence without entitlement is one of the most attractive human traits. It's the reason people listen. It's the reason people trust. It's the reason people say yes. And perhaps the most powerful quality of all. You uplift the room simply by being in it. Not by trying, not by performing, but by being deeply anchored in who you are. जब लोग feel better after interacting with you, calmer, clearer, steadier, तो वो want to help you, they want to support you, they want to open doors for you. क्योंकि your presence feels like a contribution, not a burden. This is what it means to become the person who gets yes. You don't force opportunities. You attract them. You don't demand cooperation. You inspire it. You don't chase approval. You embody respect, clarity, and calmness so fully that people naturally respond with openness. The world rearranges itself around the person who carries quiet confidence, not loud confidence, not performative confidence, but grounded, steady, unshakable confidence. Become that person, and yes will start finding you. The integration framework. तो अब हम पहुंच गए हैं इस जर्नी के अंत में, लेकिन असल में ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है, क्योंकि रियल चेंज अभी बिगिन होता है। उन मोमेंट्स में जब आप चुनते हैं क्लैरिटी के साथ बोलना साइलेंस के बजाय, जब आप चुनते हैं कॉन्फिडेंस फियर के बजाय, जब आप चुनते हैं कालमनेस प्रेशर के बजाय। इस ऑडियो बुक में हर चैप्टर ने आपको स्किल का एक डिफरेंट पार्ट दिखाया है। फेसिंग फियर, अंडरस्टैंडिंग योर रियल नीड्स, लेटिंग गो ऑफ प्राइड एंड ईगो, ग्राउंडिंग योर एनर्जी, स्पीकिंग स्पेसिफिकली, कम्युनिकेटिंग वैल्यू, चूजिंग द राइट मोमेंट, रिलीजिंग अटैचमेंट एंड हैंडलिंग नो विद ग्रेस। ये ट्रिक्स नहीं है, ये विच ऑन ऑफ बीइंग है। ये शेप करते हैं कैसे आप मूव थ्रू द वर्ल्ड एंड हाउ द वर्ल्ड रिस्पॉन्ड्स टू यू। अगर आप सिर्फ एक आइडिया लेकर जाएं इस वीडियो से, तो वो ये हो, यू डोंट गेट फैट यू डिजर्व, यू गेट फैट यू आस्क फॉर क्लियरली एंड कॉलमली। रूमी, जो सूफी पोएट थे, उन्होंने कहा था, योर टास्क इज नॉट टू सीक फॉर लव, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. और यही है आस्किंग के साथ। आपका टास्क नहीं है परसुएट करना, आपका टास्क है रिमूव करना उन बैरियर्स को जो आपने अपने अंदर बिल्ड किए हैं। योर वॉइस इज नॉट अ बर्डन, योर नीड्स आर नॉट एन इनकन्वीनियंस, योर डिजायर्स आर नॉट एम्बैरेसिंग, दे आर पार्ट ऑफ योर ह्यूमैनिटी and you have the right to express them. जब आप मांगते हैं without clinging to the answer, तो आप प्रोटेक्ट करते हैं अपनी पावर को। जब आप मांगते हैं with grounded presence, तो आप अर्न करते हैं रेस्पेक्ट। जब आप मांगते हैं with clarity, तो आप मेक करते हैं को-अनप्रेशन को इजी। और जब आप मांगते हैं with calmness, तो आप ओपन करते हैं डोर्स जो फोर्स कभी नहीं ओपन कर सकता। एपीजे अब्दुल कलाम, जो इंडिया के मिसाइल मैन थे, उन्होंने कहा था, ड्रीम इज नॉट दैट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। और जब आपकी ड्रीम्स इतनी स्ट्रांग हो, तो आपको मांगना ही होगा, आपको बोलना ही होगा, आपको एक्सप्रेस करना ही होगा। आप फेस करेंगे मोमेंट्स ऑफ हेजिटेशन, मोमेंट्स वेयर योर ओल्ड पैटर्न्स ट्राई टू पुल यू बैक इनटू साइलेंस, moments where fear whispers that you might be rejected. उन moments में रिटर्न करो जो आपने यहां सीखा है, रिटर्न करो अपनी ब्रीथ पर, रिटर्न करो अपनी क्लैरिटी पर, रिटर्न करो अपनी स्ट्रेंथ पर। A single honest request can change a relationship. A single moment of courage can change a career. A single act of expression can change the direction of your life. नेल्सन मंडेला, जिन्होंने 27 साल जेल में बिताए और फिर पूरे नेशन को यूनाइट किया, उन्होंने कहा था, मे योर चॉइसेस रिफ्लेक्ट योर होप्स नॉट योर फियर्स। और जब आप मांगते हैं तो आप चूज करते हैं होप को फियर के ऊपर, आप चूज करते हैं
पॉसिबिलिटी को लिमिटेशन के ऊपर। आप चूज करते हैं लाइफ को सर्वाइवल के ऊपर। यू आर नॉट डिफाइंड बाय द आंसर्स अदर पीपल गिव यू, यू आर डिफाइंड बाय योर विलिंगनेस टू स्पीक। सो स्टेप फॉरवर्ड, आस्क क्लियरली, आस्क calmly, ask without fear of the outcome, and carry this truth with you. Every yes you receive is a reflection of the person you have become, not a stroke of luck, but the result of your clarity, your presence, and your courage. मैं आपको एक आखिरी स्टोरी सुनाता हूं। जलालुद्दीन रूमी की एक कविता है। वो कहते हैं, The wound is the place where the light enters you. आपकी साइलेंस, आपका डर, आपकी हेजिटेशन, ये आपकी वाउंड्स है। लेकिन अब इस मोमेंट में वो वाउंड्स बन सकती हैं ओपनिंग्स। ओपनिंग्स फॉर लाइट, ओपनिंग्स फॉर ट्रुथ, ओपनिंग्स फॉर पावर। दिस इज योर नेक्स्ट चैप्टर। Go ask for the life that was meant for you, not the life that is safe, not the life that is easy, not the life that doesn't require you to speak, but the life that is authentic, the life that is full, the life that is yours. और याद रखिए, यहां शैडो माइंड पर हम एक्सप्लोर करते हैं उन मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों को जो आपके अवचेतन में छुपी है। हम उन शैडोज में लाइट डालते हैं जहां आपकी रियल पावर रहती है। और आज इस वीडियो के साथ आपने अपने अंदर की एक नई पावर को जगाया है। आस्किंग की पावर, एक्सप्रेशन की पावर, योर वॉइस की पावर। अगर आपको ये जर्नी वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। शैडो माइंड को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं ऐसे ही डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट्स। और कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए आज के बाद आप क्या मांगने जा रहे हैं, कौन सी बात आपने सालों से अंदर दबा रखी है। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो जरूर बताइए, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपकी ग्रोथ हमारा मिशन है। तो अब जाइए, दुनिया में जाइए, अपनी आवाज के साथ जाइए, अपनी क्लैरिटी के साथ जाइए, अपनी कालमनेस के साथ जाइए और मांगिए। मांगिए बिना डर के, मांगिए बिना शर्म के, मांगिए बिना अहंकार के, क्योंकि आपकी आवाज ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। द आर्ट ऑफ आस्किंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, इट इज अ वे ऑफ लिविंग, इट इज अ वे ऑफ बीइंग, इट इज अ वे ऑफ क्लेमिंग योर स्पेस इन दिस वर्ल्ड। आज से जब भी आप कुछ मांगने से पहले हिचकिचाएं तो अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने डर को अपनी जिंदगी चलाने दे रहा हूं, या क्या मैं अपनी ट्रुथ को अपनी जिंदगी गाइड करने दूंगा। और फिर एक गहरी सांस लीजिए, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, अपने दिल में उतरिए और बोलिए, क्लियरली बोलिए, कालमली बोलिए, करेजली बोलिए, क्योंकि आखिर में जिंदगी उन्हें नहीं मिलती जो डिजर्व करते हैं। जिंदगी उन्हें मिलती है जो मांगते हैं, जो अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी जरूरतों को एक्सप्रेस करते हैं, जो अपने सपनों को आवाज देते हैं। तो अब आपकी बारी है, अब आपका मोमेंट है, अब आपका टाइम है। गो आस्क, गो स्पीक, गो क्लेम योर लाइफ। मैं हूं आपका होस्ट और ये है शैडो माइंड। अगली बार मिलेंगे एक नई साइकोलॉजिकल जर्नी पर। तब तक कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग द शैडोज ऑफ योर माइंड, क्योंकि वहीं उन शैडोज में आपकी असली पावर छुपी है, आपका रियल सेल्फ छुपा है और आपकी ग्रेटेस्ट पोटेंशियल छुपी है। यू आर नॉट स्मॉल, यू आर नॉट वीक, यू आर नॉट अनवर्दी, यू आर पावरफुल, यू आर केपेबल, यू आर डिजर्विंग ऑफ एवरीथिंग यू ड्रीम ऑफ। तो जाइए और मांगिए, क्योंकि द वर्ल्ड इज वेटिंग टू हियर योर वॉइस। Thank you for being here. Thank you for trusting me with your time. And thank you for having the courage to grow.